साथियों, हमने एफडीआई का जो हम सीरीज चला रहे हैं, हमने आपको बता रहे हैं, इसमें हमने नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था एफडीआई के ऊपर, वो हमने उसका वीडियो बना चुके हैं। आपसे अपील है, यदि आपने उसको ना सुना हो तो उसको आप पिछला जो वीडियो उसको जरूर सुन लें। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको जो है प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जो वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री हैं और इसके पहले भी 2014 में जो सरकार बनी थी उसमें भी केंद्रीय मंत्री थे वो, और उसके पहले जब ये आंदोलन चल रहा था 2012-13 में, तो उसके वो प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की हैं। तो उन्होंने जो एफडीआई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके कुछ अंश हैं, जो प्रमुख अंश हैं, वो हम आपको सुनाएंगे साथियों। तो पहले आप उनको सुन लें, फिर उसके बारे में साथी बात करते हैं। जो आज खुदरे व्यापार पर जो विघ्न लाया है यूपीए सरकार ने, वो यूपीए सरकार के साथ भाग जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि ये लड़ाई है आर पार की। लेकिन जैसे मेरे अजीज दोस्त विजय गोयल ने कहा कि आप लड़ने के लिए तैयार हो क्या, सड़क जाम करने के लिए तैयार हो क्या, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो क्या, ताकत दिखाने के लिए तैयार हो क्या, वो महत्वपूर्ण है। 1.5 करोड़ छोटे दुकानदार है, और समझो ये केवल किराना माल दुकानदारों की लड़ाई नहीं है, इसमें हर कोई छोटा दुकानदार है। हर कोई छोटा दुकानदार है, वो स्टेशनरी बेचने वाला हो, वो छोटा कपड़ा बेचने वाला दुकानदार हो, या वो छोटा जूता बेचने वाला हो, ये सबकी लड़ाई है। क्योंकि वहां सब कुछ मिलने वाला है और तबाह सब कुछ होने वाले हैं। तो ये लड़ाई किराना दुकानदारों की लड़ाई सीमित मत रखो, ये लड़ाई सबकी है। जो भी छोटा दुकानदार है उसकी लड़ाई है, किसान की भी लड़ाई है। लेकिन आज मुख्यतः हम छोटे दुकानदार की लड़ाई को देख रहे हैं कि क्या होगा। वो कहते हैं कि पहले आप तो कह रहे थे, अरे हमने नहीं, ये एक गलत फहमी है कि बीजेपी पहले कहती थी, नहीं कहा था। जब अटल जी के सामने विषय आया, एक अधिकारी ने नोट तैयार की थी कि भाई खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को परमिशन देना चाहिए कि नहीं, तो उसको डिपार्टमेंट से घूमती गई। जब अटल जी के सामने विषय आया तो अटल जी ने कहा, सबका सुना और कहा कि जिसमें व्यापारियों को और देश के व्यापार को अहित है और इसमें कुछ नया नहीं है कि जो यहाँ से नया कुछ आएगा, तो इसको मैं मान्यता नहीं देता हूँ। हमने उसको ठंडे बक्से में डाल दिया, खारिज कर दिया। ये गलत प्रचार आज कर रहे कि बीजेपी वाले पहले हाँ थे, नहीं थे, और इसलिए हमारी भूमिका शुरू से कायम है, बल्कि कांग्रेस की बदली है। और 2 पत्र हम एक किताब निकाल रहे हैं, वो आपके पास भी पहुंचेगी, वो दिखाओ। मनमोहन सिंह खुद और उनके जो मुख्य पार्टी के सचेतक थे व्हिप प्रियरंजन दास मुंशी, उन्होंने पूछा और लिखा व्यापारी संगठनों को कि एफडीआई में रिटेल घातक है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे, और सरकार ने भी माना है कि वो नहीं लाएगी। ये पत्र उस समय मनमोहन सिंह जी ने लिखा, जो प्रतिपक्ष के नेता थे राज्यसभा में। तो ये भूमिका बदली है कांग्रेस ने, भाजपा ने नहीं, ये भी बताने की जरूरत है। और इसलिए ये जो भी आज कहते हैं कि ये फायदा होगा, ये बिल्कुल गलत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है, एकदम आखिरी आर पार की लड़ाई की नारा दिया है कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हम विरोध करेंगे और विरोध करके इसको भगाएंगे, ना आने देंगे फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये कहने हम जा रहे हैं। और हमने कहा है रोल बैक और गो बैक। लेकिन अपने को तकलीफ क्या देंगे ये बताने की जरूरत है, क्योंकि रंगराजन है प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार। वो जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल है उसके मुखिया है रंगराजन जी, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। तो रंगराजन जी ने ये कहा है कि ये जब 25% हो जाएंगे ऑर्गेनाइज रिटेल, तब खुदरा व्यापारियों पर बहुत बुरा परिणाम होगा। तो आज तो 5% हो गए, यानी जैसे विजय जी ने कहा पहले साल तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जो होगा वो बुरा परिणाम होगा और बहुत लोग बेरोजगार होंगे। एक आंकड़ा सबको बताना है कि अगर एक आदमी को रोजगार वॉलमार्ट देगा तो 4 व्यापारी बेरोजगार होंगे, ये पकड़ के चलो, 1 से 4। एक अगर रोजगार मिलता है तो 4 रोजगार चले जाते हैं।
ये इनका काम है। और ये क्या करते हैं, आज कह रहे हैं कि 57 शहरों में आप क्यों चिंता करते हो। ये 57 शहरों में नहीं रहने वाला है। यह सरकार झूठ बता रही है कि राज्यों का अधिकार होगा कि अपने राज्य में आने देना है या नहीं। यह गलत, क्योंकि हमने बायलैटरल ट्रीटीज 82 देशों के साथ की है। वी हैव एंटर्ड इनटू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज विद 82 कंट्रीज, और उनके साथ जो की है, और WTO की रेजिम है, उसके नियम है, उसके तहत एक बार विदेशी निवेश को आपने परमिशन देने के बाद देश के निवेशी और विदेशी निवेश में आप फर्क नहीं कर सकते। तो ये फर्क आप कर नहीं पाओगे और ये बदलेगा आपका रूप। तो स्टेट्स रोकेंगे, रोक सकते हैं, आपको नहीं चाहिए तो मत लो, ये जो कहना है ये छलावा है, ये सही नहीं है। ये तो जाएंगे, और इसलिए स्टेट्स को अधिकार वो नहीं रहेगा। केरल ने एक बार ऐसा किया था कि हमने रोक दिया, बोले कॉर्पोरेट रिटेलर्स आए थे, उनको बोले हमने नहीं परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा, कोर्ट के हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने कहा कि आप दो निवेश में फर्क नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उनको परमिशन देना पड़ा, दिया। और आज कह रहे कि 10 लाख के आबादी वाले क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन ये 57 शहर जो बोल रहे हैं ना, उसमें भारत का 25% खुदरा व्यापार इन्हीं 57 शहरों में सीमित है, क्योंकि वहां दूसरे भी लोग आते हैं ना, आसपास के 50 किलोमीटर के लोग भी आते हैं और वो लेते हैं। यही तो बड़े मार्केट्स है। और आज वो 57 की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये 570 जगह हो जाएंगे और फिर 5700 जगह हो जाएंगे। इसको कोई देर नहीं लगती। अच्छा, ये मत समझिए कि वॉलमार्ट जो अमेरिका में हम देखते हैं कि 10 एकड़ का विशाल भूमि होगी, 5 एकड़ जमीन में वो पूरा स्टोर होगा और 5 एकड़ का पार्किंग होगा, ऐसे वॉलमार्ट बहुत कम बनेंगे, नहीं बनेंगे। अब उन्होंने नई स्ट्रैटेजी की है कि जैसे ये रिलायंस फ्रेश वगैरह जहां मोर और वो बाकी सब स्पेंसर वगैरह खुले हैं ना, ऐसे ही छोटे छोटे दुकान वो खोलेंगे, 5-5 हजार स्क्वायर फुट के, 10,000 स्क्वायर फुट के। जैसे अभी हमारे यहाँ मॉल है वैसे ही होंगे, लेकिन फर्क क्या है फिर, इस मॉल से हमारा नहीं बिगड़ा क्योंकि ये देश का था, ये देश से ही माल लेते थे। अब ये दुनिया से लाएंगे जहां से सस्ता मिल रहा है, और दुनिया से लाकर यहां जितने ज्यादा दाम में बेच सकते हैं उतना बेचेंगे, ये उनका धंधा है। किसी ने कहा उससे ज्यादा दाम मिलेगा किसान को। आज साबित हो गया कि वॉलमार्ट के पूरे चेन में 30% किसान को मिलता है और 70% उनके खर्चे होते हैं, और ग्राहक को 100 रुपए में मिलेगा और 30 रुपए ही किसान को मिलेगा। आज जो भारत में स्थिति है वो उल्टी है। अमूल मॉडल जो है, तो अमूल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसान को 70% मिलता है और बीच में केवल 30% लगता है और ग्राहक को 100 रुपए में मिल रहा है। तो इसलिए यह सही नहीं है कि ये बहुत सस्ते में देंगे और किसान का बहुत फायदा करेंगे, ये भी सही नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, यह साउथ अफ्रीका में, अभी मैं दक्षिण अफ्रीका में था, तो वहां मास मार्ट करके, जैसे अपना बिग बाजार वगैरह है वैसे थे। तो अब ये भी जो आएंगे ना, पहले वॉलमार्ट वगैरह या टेस्को, वो तो बिग बाजार के साथ टाइप करेंगे। वो बिग बाजार को ही पहले बिग बाजार करके रखेंगे और उसी बिग बाजार का शेयर होल्डिंग बदल गया, तो जिस राज्य में अभी जिन शहरों में बिग बाजार काम कर रहा है, वहां से कैसे आप हटाओगे उसको? नहीं हटा सकते। और इसलिए ये होता है, समझ लो, ये बुलावट है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया, ये मास मार्ट को, वहां भी एक ऐसी कंडीशन थी कि 30% लोकल मार्केट से खरीदना चाहिए, लेकिन इन्होंने मास मार्ट को कब्जे में लिया और बाद में आर्बिट्रेशन में गए, और ट्राइब्यूनल में जाने के बाद ट्राइब्यूनल ने निर्णय दिया कि WTO के रूल्स है कि ऐसी आप कंडीशन नहीं डाल सकते हैं, वो कहीं से भी खरीदेंगे। तो दुनिया से जहां से सस्ता मिलेगा वहां खरीदेंगे। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इफेक्ट होगा, वहां भी बेरोजगारी पैदा होगी, बहुत छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे और बहुत छोटे दुकानदार भी उड़ जाएंगे, और एक के बदले में 4 के बदले में 1 को नौकरी मिलेगी। तो ये सारा है। अरे ये कहते कि ये तो किसान का बहुत भला करेंगे, और पीछे
बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह खोलेंगे। आपको पता नहीं है फलों का जो नाश होता है, फलों का जो नाश होता है वो अभी लेटेस्ट सर्वे आया है 10-12% फल खलास हो जाते हैं, रहते नहीं अच्छे, मार्केट में पहुंचने के पहले समाप्त होते हैं। तो ये जो है उसका बचाने के लिए 10 साल पहले अपनी सरकार थी तब हमने 100% एफडीआई अलाउ किया था कि कोल्ड स्टोरेज बांधना है बांधो, फूड प्रोसेसिंग करना है, फ्रूट का जूस निकालना है, फ्रूट का जैम बनाना है, फ्रूट का जो भी कुछ करना है करो, उसके लिए 100% एफडीआई को परमिशन हमने दी थी। जी हमने अपने क्षेत्र में 60 कोल्ड स्टोरेज खोले। नहीं, वही मैं बता रहा हूं। एक तो अटल जी ने देश में कोल्ड स्टोरेज तैयार हो इसलिए यहां सहूलत दी, उससे बने। लेकिन जो विदेशी निवेश को हमने परमिशन दिया था तो लोग कह रहे थे कि इससे $25 बिलियन आएंगे, लाख सवा लाख करोड़ आएंगे, लेकिन 1,000 करोड़ भी नहीं आए। ये कहानी है उस समय की। तो 10 साल में जो कल्पना थी कि एफडीआई बहुत आएगी वो नहीं आई। तो ये कोई कोल्ड स्टोर, देखो एक साफ बात है, छोटी बात, देखो वॉलमार्ट हो, टेस्को हो, मेट्रो हो, वो कोई यहां धर्म का कार्य करने के लिए नहीं आ रहे, चैरिटी के लिए नहीं आ रहे, वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए आ रहे, आपको लूटने के लिए आ रहे। तो ये सीधी बात है। और इसलिए ये सब तरीके का, अच्छा वहां जो काम करते हैं ना, जैसे कहा कि आपके बेटी बच्चों को, क्योंकि उनको अनुभव है दुकान का, तो वो सेल्स गर्ल और सेल्स बॉयज हो जाएंगे, टाई पहना देंगे उनको, टाई भी पहनेंगे, लेकिन इतना काम कराएंगे और वो यूनियन करने की कोशिश करेंगे। तो वॉलमार्ट पर आज 1200 केसेस है, क्योंकि उन्होंने यूनियन अगर करने का प्रयास किया तो बहुत प्रताड़ना करते हैं और होने नहीं देते कुछ किसी को। 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम कराएंगे, उनको चूस लेंगे, और जैसे विजय जी ने कहा थोड़ा शुरुआत में तनख्वाह ज़्यादा देंगे लेकिन मालिक का नौकर बना देंगे। तो ये सब होने वाला है। और इसलिए अच्छा, ये जो विदेशी, ये वॉलमार्ट और केयरफॉर और टेस्को है, वो भी बड़े लॉबिंग करते हैं। ऐसा थोड़ा ही ना होता है फायदे के बिना। मुझे बताओ यार, कांग्रेस के राज में राशन कार्ड अगर मुफ्त में नहीं मिलता तो ये वॉलमार्ट वगैरह को एंट्री मुफ्त में थोड़ी दी होगी। कांग्रेस का एक सिंपल राशन कार्ड अगर बिना पैसे का नहीं मिलता तो इन्होंने इतना बड़ा निर्णय बिना पैसे का थोड़ा ही किया होगा। तो इसमें भी लॉबिंग है, इसमें भी पैसा है, इसमें भी भ्रष्टाचार है। अनुभव क्या है? अब लोगों ने कहा कि भाई ऑर्गेनाइज रिटेल आ गया, तब भी हमने कुछ लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन हमने तब कहा था कि भाई देश का ही निवेश है, नए मॉल्स बनेंगे। 10 साल के बाद आज ये हुआ है कि 5% बड़ा रिटेल व्यापार है और 95% आज भी छोटा व्यापार है, क्योंकि छोटा व्यापारी 6 बजे खुलता है, 11 बजे बंद रहता है। अमेरिका में स्टोर्स होते हैं 7-11, तो 7-11 ही 7 बजे खुलता है, 11 बजे बंद होता है। यहां तो 6 बजे खुलता है, 11 बजे बंद होता है। कभी कभी बाद में भी दरवाजा खोल के कभी देना पड़ता है तो दे सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर इस संदेश को छोटे छोटे पैम्पलेट लेकर घरों घरों में बांटकर, हर दुकानदार को बांटकर, उनके हर जगह रैली लेकर, पहले तैयारी करके फिर एक दिन सड़क जाम करोगे। ये किसने कहा है कि व्यापारी गिरफ्तार होने से डरता है? वो भी एक नई ताकत अपने को दिखानी पड़ेगी कि कोई नहीं, आंदोलन करेंगे, सारे व्यापार बंद भी करेंगे, वहां भी आएंगे। ऐसे 4 झटके अगर उनको मिलते हैं देश भर से तो इनकी ये सरकार भी जाती है, ये निर्णय भी जाएगा। हमने कमिट किया है कि ये निर्णय हम कदापि नहीं। अच्छा, उस पर क्या परिणाम होगा? और इसलिए पहले मुझे ये बताओ, ऐसा क्या नया है? यानी वो बोले एफडीआई रिटेल आएगा तो बड़ी नई टेक्नोलॉजी आएगी। मैंने कहा अभी तो देश 120 करोड़ का है, पूरे यूरोप से ज्यादा हमारी आबादी है। यहां तो किसी को किराना माल या छोटे दुकान कोई कमी नहीं है, जो भी चीज चाहिए वो मिल रही है। तो ऐसी क्या नया तकनीक है कि जो वहां से लाना चाहिए? हाँ, विमान, हवाई जहाज बनाने का है, नहीं हम बना सकते, उसका एफडीआई आएगा, स्वागत है। हमें जहां लागत की जरूरत है, वहां सड़क है, बिजली है, बंदरगाह है, बाकी निर्माण है,
उसमें विदेशी निवेश आए, कोई चिंता नहीं। उसके सिर्फ रूल क्या बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एफडीआई का विरोध करती है, लेकिन एफडीआई रिटेल का विरोध करती है क्योंकि वो जनता के और देश के विरोध का कदम है और ये विदेशी ताकत के लिए किया गया है। या हमारी जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या, ऐसा कौन ग्राहक कह रहा है कि हमें जो चीज चाहिए नहीं मिल रही है। वॉलमार्ट को तो 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, यहां तो नजदीक है, 30-40 कदम बढ़ाते ही दुकान मिलता है यहां भारत में। कम से कम दिल्ली में, नई दिल्ली में मैं रहता हूं तो यहां तो बाजार एकदम आम तरीके से नहीं, लेकिन मैं पुणे से आता हूं या मुंबई में है, वहां बिल्डिंग के नीचे उतरे की दुकानें हैं, तो किसी को दूर जाना पड़ता ही नहीं, अपने गली में सब कुछ मिलता है। तो जो आज मिल रहा है उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, उसमें विदेशी पूंजी लाने की और विदेशी दुकानदारों को बुलाने की क्या जरूरत है, ये पहला मुद्दा है। वहां के दुकानदारों की चिंता है कि अब उनका धंधा कम हो रहा है, इसलिए उनको जहां धंधा अच्छा चलेगा उस बाजार की जरूरत है और वो भारत को बाजार के रूप में देखते हैं और इसलिए उनकी जरूरत है यहां आने की, हमारी जरूरत नहीं है उनको बुलाने की। लेकिन ये काम वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार तो हद हो गई। पहले एफडीआई रिटेल का निर्णय लिया था, उस समय ममता ने विरोध किया, फिर उसको रोक दिया। रोकते समय अनाउंसमेंट किया पार्लियामेंट में यह कहा, प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री लोकसभा में और आनंद शर्मा व्यापार मंत्री है, वाणिज्य मंत्री है, वो राज्यसभा में। उन्होंने दोनों ने आश्वासन दिया कि अब हम एफडीआई को स्थगित करते हैं और एफडीआई रिटेल, चूंकि देश के बहुत सारे लोगों का, किसानों का और व्यापारियों का, सबका, दुकानदारों का प्रश्न है, इसलिए हम अगर लाएंगे तो पहले चर्चा करेंगे, ऑल स्टेक होल्डर्स। तो हमारे लोगों ने पूछा किससे? सभी व्यापारी संस्थाएं, उनसे बात करोगे कि नहीं? हाँ करेंगे। सभी राज्यों से बात करोगे कि नहीं? बोले हाँ राज्यों से करेंगे। सभी राजनीतिक दलों के साथ करोगे कि नहीं? उन्होंने कहा करेंगे। यानी संसद में उन्होंने आश्वासन दिया, वचन दिया कि यह निर्णय अगर फिर से करना है तो हम व्यापारी संस्थाओं से भी बोलेंगे, किसान के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, राजनीतिक दलों से बात करेंगे और राज्यों से भी बात करेंगे। लेकिन न व्यापारियों से की, न किसानों से की, न राज्यों से की, न राजनीतिक दलों से की। अचानक निर्णय ला दिया कि अब अलाउ हो गया और तुरंत नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, अब हो गया। और इसलिए हमने कहा कि रोल बैक, डीजल के दाम बढ़ाए, एलपीजी के संख्या घटाई और एफडीआई रिटेल को अलाउ किया। तो हमने कहा रोल बैक ऑल द 3 डिसीजंस। इफ यू आर नॉट रोलिंग बैक, गो बैक, रोल बैक और गो बैक, ये अपना नारा है। हम ये चेतावनी देना चाहते, क्योंकि अगर आप सुधरोगे नहीं तो जाओगे। और ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि ये सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूब गई है। लोग उनको पत्थर मार रहे, आने नहीं दे रहे, लोग घूम नहीं सकते कांग्रेस के। लोगों के दरवाजे में जाकर कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि घर की गृहिणी है, वो कह रही है 1000 रुपए का एलपीजी तुम्हें मारूंगी। 1000। अभी देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो 300-400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाले आपको, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको 1000 रुपए, 1100 रुपए या 1200 रुपए के दाम देने पड़ेंगे एक एक सिलेंडर को। तो लोग बड़ा गुस्सा है, महंगाई पहले ही बढ़ी है। महंगाई को लगाम लगाने में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री विफल रहा है और इसलिए महंगाई का गुस्सा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी में ये एफडीआई का रिटेल और डीजल का दाम बढ़ाना, ये सब निर्णय किया और गैस का भी किया। और ये खुदरा व्यापार में जो विदेशी निवेश का जो निर्णय लिया है, उससे तो जो बेरोजगारी बढ़ने वाली है और जो एक नया संकट पैदा हो रहा है देश में, इसके खिलाफ भी लोगों में बहुत गुस्सा है। और इसलिए इस गुस्से का, आक्रोश का एक आपको प्रोटेस्ट एक लोकतांत्रिक तरीके से बंद के रूप में दिखेगा
और वो बहुत सफल रहेगा। अमेरिका में अनेक शहरों में वॉलमार्ट को आने नहीं देते, दिए नहीं, लेकिन जिन्होंने स्वयं रोजगार पाए हैं खुदरा व्यापार में, उनका भी छीनने की यह साजिश है और इसलिए लोगों का गुस्सा है। अच्छा, सरकार ने एक कहा है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं सामने ला रहा हूं। सरकार ने कहा है कि राज्य अगर चाहे नहीं चाहेगी तो वो परमिशन मना करेगी, यानी विदेशी निवेश के वॉलमार्ट को यहां आने नहीं देगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत सरकार ने 82 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की है, निवेश संधि 82 कंट्रीज के साथ किया है। अब इसमें एक प्रॉमिस है विदेशी निवेशकों को कि विदेशी निवेशकों को नेशनल माना गया है। They will be treated national for even the foreign investor for all rules, regulation and laws. और इसलिए एक बार उसको नेशनल ट्रीटमेंट देने का कबूल किया है तो फिर लोकल को जो परमिशन है वो उसको भी मिलना ही चाहिए। अचानक नॉन यूरोपियन एयरलाइंस पे एविएशन टैक्स लगा दिया, शिपिंग के टैक्स लगा दिए। यूरोप के साथ हमारी संधि एफटीए की निगोशिएशन में सबसे बड़ी बाधा है कि एग्रीकल्चर में वो बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, तो हम कॉम्पीट नहीं कर पाते। यानी हमारी जो मांगे हैं उसमें से वो कुछ नहीं पूरी करेंगे और उनकी जो मांग है वो हम पूरी करेंगे। तो ये एफडीआई रिटेल आज की स्थिति में देश के हित में नहीं है और इसलिए हमारा विरोध है। अब डीजल की जो मूल्य वृद्धि है उसके बारे में तो सरकार या कांग्रेस कुछ बोल नहीं सकती, केवल इतना ही कहते क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं इसलिए बढ़ाना पड़ता है। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है, भारत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नहीं ठहरती। भारत के अनेक देशों के साथ, ईरान के साथ, बहुत देशों के साथ अपने अलग रेट के लंबे अवधि के लिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट्स है, तो हमें उन रेट पर मिलता है, उस रेट पे मिलता है। तो इंडियन बास्केट का रेट क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो नहीं बताया। आज अगर टैक्स निकाल देंगे तो दिल्ली में डीजल 30 रुपए में मिलेगा और पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। आज के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें लेंगे तो भी पेट्रोल 35 रुपए में और डीजल 30 रुपए में मिलेगा। लेकिन सरकार है कि जो उसको इतना टैक्स लगाती है कि आज 70 रुपए दे रहे, हम मुंबई में तो 70-72 रुपए दे रहे, 74 रुपए फॉर द पेट्रोल, और डीजल के लिए 52 रुपए हो गए, यहां 46 है। तो ये जो हुआ है ये टैक्सेस के कारण हुआ है। अब सरकार ने कमाल किया, खुद तो कीमतें बढ़ाई, खुद का एक भी टैक्स कम नहीं किया और राज्यों को कह रही है कि इस एडवर्टीजमेंट में कि राज्यों को कह रही है कि आप टैक्स कम करो। अरे हद हो गई, यानी आप कीमतें बढ़ाओगे और राज्य कम करेंगे। आप टैक्स कम नहीं करोगे फिर राज्यों से कैसे अपेक्षा रखते हो? आपको याद उन्होंने दिया है, अटल जी के समय भी 33 बार बढ़ी थी कीमत, हमने तो केवल 23 बार बढ़ाई है। अरे क्या वहां 50-60 पैसे बढ़ते थे, 30-40 पैसा कम होते थे, ऐसा होता था हर 15 दिन में, क्योंकि सरकार उसमें नहीं देखती थी। लेकिन आपने क्या किया है, एकदम 5 रुपए, 7 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए ऐसे बढ़ा रहे और 5 रुपए बढ़ाकर 2 रुपए कम करते, ऐसा भी हमने देखा है। तो ये पूरी तरह से ये इश्तेहार जो है हमारा ही जेब काटकर हमें ही झुटलाया जा रहा है, हमें ही झूठे बातें सामने रखी जाती है। पावर के फैक्ट्रीज है उसको 10 साल जीरो टैक्सेशन है, उनको टैक्सेशन से एग्जम्पशन है,
उनको यानी कोई भी पावर फैक्ट्री निकलता है तो उसको टैक्स ही नहीं है, तो ये कहाँ का टैक्स भर रहे? साथियों, बस मैं इतना कहूंगा कि जो इन्होंने कहा है जस्ट उससे उल्टा काम किया है। बस इस बात को समझना, मैं सिर्फ इतना समझना, इन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा है कि कांग्रेस ने पलटी मारी है। कांग्रेस ने पलटी कब मारी एफडीआई पे? जब अटल बिहारी की सरकार थी तब ये एफडीआई लेके आए थे। वो बता रहे हैं कि हम एफडीआई लेके आए थे, और वो एफडीआई के समय मनमोहन सिंह ने भी चिट्ठी लिखी थी और भी एक मंत्री ने चिट्ठी लिखी थी कि ये एफडीआई जो है, जो फुटकर व्यापार है, उसके हित में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा स्टैंड जो है, ये कांग्रेस का स्टैंड था कि नहीं होगा, और फिर कांग्रेस लेके आई। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है पलटी खा रही है, और हम जैसा कह रहे थे वैसे उसी स्टैंड पे हैं। तो ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पहले अटल बिहारी के टाइम पे जब बीजेपी यही लोग बात कर रहे थे एफडीआई की फुटकर व्यापार में, तब जो है कांग्रेस के जो नेता है वो उसके विरोध कर रहे थे। उसके बाद से जब कांग्रेस एफडीआई लेके आई तो बीजेपी ने विरोध किया। उसके बाद से फिर बीजेपी 100% एफडीआई लेके आई, फिर कांग्रेस ने विरोध किया। तो ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि नीतिगत तरीके से बीजेपी कांग्रेस की नीतियां आर्थिक नीतियों में एक है, कोई फर्क नहीं है। वीडियो सुन के आप समझ गए होंगे। और उसके अलावा सिर्फ ये विरोध का नाटक करते, दिखावा करते हैं, इस बात को हमको समझना है। और बीजेपी का खासतौर से कि इतने झूठे लोग हैं, इतना झूठ बोले, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, इनने झूठ बोला, सबने झूठ बोला, और इस इतना विरोध किया, इतने सारे तर्क दिए, और तर्क देने के बाद से फिर वही किया 100% एफडीआई लेकर। और जितनी कंपनियों का नाम ले रहे, सारी कंपनियां हमारे देश में हैं, और सैकड़ों मॉल खड़े कर लिए उन्होंने। तो जो व्यापारियों को समझा रहे थे, लोगों को समझा रहे हैं, जनता को समझा रहे थे, जस्ट उल्टे उसके काम किया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसको मैंने आपको सुनाया। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप भी इस बात को समझोगे, इस पॉलिटिक्स को समझोगे, इस झूठ की राजनीति को समझोगे, और इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं। ये आप समझना, बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं उनको झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। कल एक दूसरी बात कह रहे थे, उसकी उल्टी बात कहने लगेंगे कुछ समय बाद, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार इनने कभी इसकी उल्टी बात कही होगी। तो इनको शर्म नहीं, ये कला है इनके अंदर, राजनीतिक कला है झूठ बोलने की, रंग बदलने की, वादा खिलाफी करने की। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कहते कुछ है, एजेंडा कुछ होता है। तो ये सारी राजनीति है जिसको हमारी देश की जनता को समझना है। आप सच्चाई समझेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे अपील ये है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, और साथ में अपील है कि ये सारी वीडियो शेयर करवाने में सहयोग करें। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।